हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड में। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने या किस पुराविद मतलब पुरातात्विक वेदा ने प्रकाश डाला है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो में जो अवतल चक्की प्राप्त किया गया, उस अवतल चक्की पर किस विद्वान ने प्रकाश डाला है। अर्नेस्ट मैके। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस विद्वान ने प्रकाश डाला है। तो अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अर्थात सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, तांबा और कांसा का ज्ञान था। अर्थात तांबा और टीना से मिलाकर कांसा का निर्माण होता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तांबे की मात्रा 25% से 80% होती है और टीन की मात्रा 25% होती है, जिससे मिलकर कांसा बनाया जाता है। इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता चीन के अर्थात क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऐसा माना जाता है क्योंकि उस समय के लोगों को तांबा का ज्ञान था, टीन का ज्ञान था, जिससे इन दोनों को मिलाने से तांबा 25 से 80% और टीन 25% के मिलाने से कांसा का निर्माण होता था। इसलिए अधिकतर कांसे के निर्माण के चलते हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है। तो सिंध का बाग हड़प्पा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके नदियों के किनारे जो भी भूमि थी वो बड़ी उपजाऊ थी, इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था, और इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे कि नगर पालिका का क्या मतलब, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था, इसका क्या मतलब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ऊपर के एग्जामों में। अर्थात सीधी सी बात करते हैं को कांस्य की नर्तकी की मूर्ति या नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अर्थात नृत्य करती हुई कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। और ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में आ चुका है, नीचे की तो बात छोड़िए। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर, और आपको जब चौहद्दी मैंने बताया था तो बताया था कि हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में विकसित हुई है। उत्तर पश्चिम में विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में विकसित हुई है। ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो पश्चिम उत्तर में इसी भाग में विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि लोथल किस राज्य में है। तो लोथल गुजरात में है। लोथल में किसका साक्ष्य प्राप्त हुई थी। तो बंदरगाह अर्थात गोदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा। जुड़वा राजधानी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है।
मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया है। आगे बात करते हैं पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। तो पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व का मतलब हुआ पूरा प्लस तत्व, तत्व मीन्स ज्ञान, अब पूरा मतलब पुरानी, अर्थात पुरानी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना ही, पुरानी चीज़ों अथवा तत्वों का ज्ञात करना ही पुरातत्व कहलाता है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में विभक्त थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में विभक्त थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में विभक्त थी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तक के इकाई में विभक्त थी, इसके आगे नहीं थी। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे। तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, ये ऊपर की एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आगे बात करते हैं मेसोपोटामिया के लोग कपास को किस नाम से जानते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंधु के नाम से जानते थे और इसी कपास को ही यूनानी लोग सिंडन के नाम से जानते थे, जिन्हें उन्हें पुकारते थे, बोलते थे अपनी भाषा में। तो यहाँ बात है कि मेसोपोटामिया के लोग कपास को सिंधु बोलते थे और यूनान के लोग सिंडन बोलते थे। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान था। तांबा, कांसा, सीसा, चांदी, टेराकोटा आदि, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। बात है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किसका उत्खनन किया गया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उसमें सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा का किया गया, रेलवे लाइन बिछाने के दौरान की गई, ऐसा ज्ञात हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। और ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में आ चुका है, कई बार सेटों में भी आता है। किस सिंधु स्थल से सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, जहाँ से जहाज़ों के बेड़े आते जाते थे, इसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता था। तो मोहनजोदड़ो को उसकी भूमि उपजाऊ होने के कारण उसे सिंध का बाग कहा जाता था, अर्थात मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। यहाँ बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के जो भी मतलब व्यापार थे वो व्यापारियों के हाथों में निहित थे। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मातृदेवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की उपासना करते थे और उर्वरक मान के उन्होंने धरती को पूजना शुरू किया था। आगे बात करते हैं पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पुरातत्व जिससे पुरानी चीज़ों का आभास हो सके, राजाओं महाराजाओं के द्वारा जो भी उनकी कृतियाँ हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो सके, उनके माध्यम से, मतलब उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अभिलेख आता है, सिक्कों के माध्यम से, भग्नावशेष के आदि के माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के और भग्नावशेष आदि आते हैं, लेकिन साहित्य इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ से चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ बात करेंगे सब्जेक्टिव की। पहला क्वेश्चन है पुरातत्व क्या है, अर्थात पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, लगातार आता भी है। दूसरा क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि क्या है, या कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में उसकी सड़कें कैसी थीं, वहाँ का सांस्कृतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। आगे बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ, आखिर कैसे रेलवे लाइन बिछाने के दौरान विलियम एवं ब्रंटन 2 भाई थे,
जिन्होंने यह महसूस किया कि यहाँ कोई पहले सभ्यता मौजूद थी जिनका पतन संभव लगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का उल्लेख करें। और साथ ही 3-4 क्वेश्चन और भी हैं जिनको आगे डिस्कस किया जाएगा। तो क्वेश्चन समाप्त करते हैं और आगे इसी टॉपिक पे बात किया जाएगा। सब्जेक्टिव, इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव है जो एग्ज़ामों में कई बार पूछे जाते हैं और इस साल आने की पूरी संभावना है, उसकी बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।